नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। आज हम बीए फाइनल ईयर PH06 के मॉडल पेपर देखेंगे और ये वीडियो इसका थर्ड भाग अभी ये आ रहा है और मैंने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी डाल चुके हूँ। तो आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अंदर कम से कम 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम इन 150 क्वेश्चनों की व्याख्या सही देखेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो पेपर में यही आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखते हैं। तो बीए फाइनल ईयर PH06 पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। कोटा 2025 जुलाई और जनवरी सेशन वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 50 क्वेश्चन नहीं है, 150 क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं अपन। सेक्शन ए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत एवं सिद्धांतकार, टॉपिक नंबर 1 है। इसके अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने की मैंने कोशिश की है और तो आप इनमें से ही आपको मॉडल पेपर में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम 1 से 20 लघु उत्तर वाले प्रश्न देख लेते हैं, जो कि अपने को 200 शब्दों में आंसर देना है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट करना अपने को। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा अध्ययन है जो राष्ट्रों के बीच आपसी व्यवहार, समझौते, संघर्षों और कूटनीति, युद्ध और सहयोग जैसे पक्षों का विश्लेषण करता है। ये विषय राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो ये जानने में मदद करता है कि देश कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। इसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UNO, NGO और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि वैश्विक शांति बनाए रखना और संघर्ष को कम करना और विकास को बढ़ावा देना। ये यथार्थवाद, आदर्शवाद, शक्ति संतुलन और वैश्वीकरण जैसे कई सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप है बहुव्यापी, जटिल होता है। इसमें शक्ति का संघर्ष, कूटनीति, युद्ध और आर्थिक सहयोग, पर्यावरणीय मुद्दे, मानवाधिकार आदि शामिल होते हैं। इसका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे कि शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी। अब बहुध्रुवीयता और वैश्वीकरण का युग है। यह न केवल देशों के बीच राजनीतिक संबंध को बल्कि आर्थिक भी, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य पक्षों को भी समाहित करता है। इसमें अनौपचारिक कारक जैसे मीडिया है, NGO है, अंतर्राष्ट्रीय जनमतों की भूमिका में अहम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व बताना है अपने को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आज कोई भी देश अकेले और अस्तित्व में नहीं रह सकता। वैश्वीकरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। यह अध्ययन देशों के बीच आपसी हितों को समझने, संघर्षों को रोकने तथा शांति बनाए रखने में सहायक होता है। इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक मंच पर कैसे लाभ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप द माइंड जी के हमारा चैनल है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और अब इसका आंसर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का क्या महत्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक केंद्रीय अवधारणा है। किसी देश की सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता उसकी शक्ति कहा जाता है। शक्ति से ही एक देश अपनी नीतियाँ लागू कर सकता है, अन्य देशों को प्रभावित कर सकता है और अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा कर सकता है। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति ही राष्ट्र हित को निर्धारित करती है और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति वैश्विक राजनीति का स्वरूप तय कर रही थी। आज भी अमेरिका, चीन जैसी शक्तियों का वैश्विक प्रभाव भी इस शक्ति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शक्ति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी शक्तियाँ उनके प्रकारों का वर्णन करता है। शक्ति को मुख्य रूप से हम 2 प्रकार से माने जा सकते हैं। एक होती है सख्त शक्ति, जो कि हार्ड पावर। इसमें सैन्य बल, आर्थिक दंड, राजनीतिक दबाव आदि शामिल जैसे युद्ध और प्रतिबंध। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड है। फर्स्ट होगी सख्त शक्ति, जो कि जिसको बोलते हैं हार्ड पावर, और दूसरी होगी नरम शक्ति, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। इसमें सांस्कृतिक, शैक्षिक, कूटनीतिक प्रभाव होता है जैसे कि बॉलीवुड, योग और भारत की संस्कृति इसके अंदर है। इसके अलावा स्मार्ट पावर नामक एक नया विचार भी उभरा है जिसमें सख्त और नरम शक्ति दोनों का संयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी उपस्थिति के सभी प्रकार की शक्तियाँ आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या करनी है अपने को। शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है कि जब एक राज्य अत्यधिक शक्ति अर्जित करता है तो अन्य राज्य मिलकर उसी शक्ति को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। उसका उद्देश्य युद्ध को रोकना होता है और स्थिरता बनाए रखना होता है। उदाहरण स्वरूप शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन था, और जब भी किसी एक राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है तो अन्य देश गठबंधन बनाकर उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित हैं और मानता है कि शक्ति का असंतुलन युद्ध को जन्म देता है। तो शक्ति पर बड़े बड़े एनजीओ अपने कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि यूएनओ है, यूएनसीसी है। और आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है? आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है, आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति, सहयोग को बढ़ावा और महत्व देता है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। ये मानता है कि मानव स्वभाव मूलतः सर्वोत्तम अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएनओ के माध्यम से विश्व शांति संभव है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये विचार सामने आया कि जब वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। आदर्शवादी ये मानते हैं कि युद्ध टाला जा सकता है। यह देश पारंपरिक समझ, कानून और संवाद के जरिए अपने विवाद सुलझाया रहता है। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप लाइक कर लिया करें। और क्वेश्चन नंबर 8 है, यथार्थवाद है। रिलीजियम सिद्धांत का क्या कहता है? यथार्थवाद। तो यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। ये मानता है कि देश अपने स्वार्थ और सुरक्षा की चिंता में ही कार्य करते हैं और शक्ति की राजनीति का मुख्य आधार है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है और जहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है उसमें आत्मरक्षा, शक्ति संतुलन, सैन्य क्षमता आदि पर जोर दिया जाता है। हॉब्स और मैकियावेली और इस होंगसोंग इसके प्रमुख विचारक है। इसके विचार कौन है? हॉब्स है, मैकियावेली और एस मॉर्कथाउ इसके प्रमुख विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर बताना अपने को। आदर्शवाद और आदर्शवाद कौन सा वर्ड है? आदर्शवाद, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये यथार्थवाद, तो यथार्थवाद में इन दोनों का फर्क क्या है? तो बिंदु आदर्शवाद, ये बिंदु हो जाएंगे इसकी, आदर्शवाद और यथार्थवाद। आधार हो जाएंगे नैतिकता, कानून और शक्ति और स्वार्थ। प्रकृति सहयोग हो जाएगी, संयुक्ता संपर्क, और उद्देश्य हो जाएगा शांति और सुरक्षा। संस्था होगी महत्वपूर्ण गौण होगी और दृष्टिकोण होगा आशावादी और यथार्थवादी। इस प्रकार की आदर्शवाद जहाँ नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है, वही यथार्थवाद शक्ति और राष्ट्रीय हित को भी केंद्र में रखता है। तो आज की क्लास हमारी लंबी रहने वाली है, मैराथन रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और इसकी जो आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे BA 3rd ईयर के, तो हम सारे के सारे मॉडल पेपर लेके आएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर यथार्थवाद क्या है? उत्तर यथार्थवाद क्या है? उत्तर यथार्थवाद न्यू रियलिज्म, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक प्रणाली की संरचना से समझने की कोशिश करता है। इसका प्रमुख प्रवर्तक है केनेथ वाल्टज। कौन है? केनेथ वाल्टज। ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों का व्यवहार केवल उसकी आंतरिक शक्ति से नहीं बल्कि के पूरी प्रणाली की संरचना से प्रभावित होता है। इसमें यह भी माना गया है कि देशों की शक्ति संतुलन की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अराजक स्वरूप के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये उत्तर आदर्शवाद क्या है? उत्तर आदर्शवाद क्या है? तो अभी देख लेते हैं उत्तर आदर्शवाद क्या है। उत्तर आदर्शवाद क्या है? तो उत्तर आदर्शवाद एक आधुनिक विचारधारा है जो आदर्शवाद की मूल मान्यताओं को बनाए रखते हुए समकालीन अंतर्राष्ट्रीय यथार्थ के अनुरूप बदलाव की वकालत करती हैं। ये मानती हैं कि राष्ट्रों को नैतिकता, न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर आदर्शवाद के अनुसार वैश्विक संस्थाएं जैसे यूएनओ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि व्यापार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ICC आदि प्रभावशाली हो सकती हैं यदि देश उनका पालन करें और उन्हें सशक्त बनाएं। और ये दृष्टिकोण वैश्वीकरण, संसार क्रांति और मानव अधिकारों के प्रसार को भी महत्वपूर्ण मानता है। ये मानता है कि युद्ध की बजाय संवाद, मध्यस्थता और समझौता सदास्थायी समाधान देते हैं। उत्तर आदर्शवाद ने 1990 के दशक के बाद अधिक ध्यान खींचा, जब शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में एक नई उम्मीद जागी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्र राज्य नेशनल स्टेट की विशेषता क्या है?
तो राष्ट्र राज्य एक राजनीतिक इकाई है जहाँ एक विशिष्ट भू क्षेत्र में एक समान सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक समूह पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। विशेषता क्या है कि निर्धारित सीमाएं, कैसे इसके अंदर एक निश्चित और भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। सार्वभौमिक सरकार, एक 100 साल इस प्रणाली जो जनता पर अधिकार या विश्वास रखती हो। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक और भाषाई और नस्लीय समानता होनी चाहिए। और 4 नंबर विशेषता हो जाएगी स्वप्रभुता के अंदर क्या आएंगे, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना, नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और प्रतिबद्धता होना चाहिए। द माइंड जी की हमारे चैनल है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है राष्ट्र और राज्य ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संप्रभुता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थान है? संप्रभुता में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थान है? तो संप्रभुता करते हैं कि किसी राज्य की स्वतंत्रता, सर्वसत्ता, जिसके अंतर्गत वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसी अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह किसी भी देश की कानूनी पहचान, अस्तित्व की आधारशिला होती है। संप्रभुता यह किसी देश की हमेशा उसकी कानूनी पहचान और अस्तित्व की आधारशिला होती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। हालांकि आधुनिक युग में वैश्वीकरण, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने संप्रभुता की परिभाषा को थोड़ा सीमित कर दिया है। जैसे के अंदर क्या हो जाएगा, अगर किसी देश में नरसंहार हो रहा हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश की संप्रभुता को चुनौती देकर हस्तक्षेप कर सकता है। नरसंहार जैसे कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, मारपीट हो रही हो, जनता को खुलेआम मारा जा रहा हो, तो वहाँ पे जो यूएन होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर सकता है या इंटरफेयर अपना कर सकता है। जैसे कि आजकल डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं। भारत और पाकिस्तान जब वॉर हुआ था, तब वॉर तो नहीं हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पुलवामा अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। तो उसके ऊपर जो अपने एक जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बीच में जो आग के एंट्री मारते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये ज़रा सी गलत बात है, क्योंकि अपने देश के अंदर कोई थर्ड नहीं होना चाहिए पर्सन। तो जैसे भी आज ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित की अवधारणा स्पष्ट करनी है अपने को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित अवधारणा स्पष्ट करनी है। राष्ट्रहित का अर्थ है कि एक देश एक ऐसा कार्य जो उसकी सुरक्षा, संप्रभुता, आधार विकसित और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखे। हर देश अपनी विदेश नीति और निर्णय राष्ट्रहित के अनुसार ही लेता है। यथार्थवाद इस प्रकार विचार को प्रमुखता देता है और मानता है कि राष्ट्र अपने स्वार्थों को पहले रखते हैं। जैसे भारत का 1971 में बांग्लादेश युद्ध में हस्तक्षेप न करना और उसकी रणनीतिक राष्ट्रहित था। राष्ट्रहित समय, स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदल सकता है। ये अवधारणा देश के सुरक्षा, आर्थिक समाधान और रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का क्या महत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का क्या महत्व देख लेते हैं अभी। कूटनीति 2 या अधिक देशों के बीच संवाद और संबंधों को स्थापित करने की कला है। ये युद्ध की जगह शांति को समाधान ढूंढने की प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया है? कूटनीति के माध्यम से देश अपने मतभेद सुलझाते हैं, व्यापार समझौते करते हैं, सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करते हैं। इसका महत्व इस बात है कि ये संघर्ष को टालती है और संसार का माध्यम बनती है और राष्ट्र हित को बढ़ावा देती है। जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच 2018 का परमाणु समझौता सफल कूटनीति का उदाहरण है। भारत और अमेरिका के बीच जो एक सफल एग्रीमेंट हुआ था, परमाणु एग्रीमेंट, तो ये कब हुआ था? 2008 के अंदर। कब हुआ था? 2008 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, एंट्रेसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई केंद्रीकृत सरकार या शक्ति नहीं है जो सभी देशों पर नियंत्रण रख सकते। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक मूल सिद्धांत है जो विशेषकर यथार्थवाद में इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की अराजकता या अराजक स्थिति है, बल्कि केवल ये कि कोई सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है। सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए स्वतः उत्तरदायी होते हैं। अराजकता के कारण ही देश हथियार बनाते हैं, सैन्य संगठन करते हैं और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमित शक्ति इसका प्रमाण है, वो अपने देश को बाध्य नहीं कर सकता। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्लास थोड़ी बड़ी रहने वाली है, तो आप क्लास को पूरी देखिए और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी अपने PS पास हुआ था और जितने भी आगे एग्जाम हुए थे, उनमें से सारे के सारे मॉडल पेपर में से यहीं से क्वेश्चन आए थे। तो आप इन क्लास को अच्छे से देख लेना कि एग्जाम में जाने से 2 से 3 बार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्निर्भरता क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर और निर्भरता है। अंतर्निर्भरता का अर्थ है कि जब देश एक दूसरे पर आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और अन्य कारणों से निर्भर हो। यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के दौर में बढ़ी है। उदाहरण स्वरूप तेल के लिए भारत मध्य पूर्व पर निर्भर है, जबकि टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और चीन पर है। टेक्नोलॉजी में आज विकास किया तो किसने किया है? सबसे ज़्यादा जापान और चाइना ने टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे। और इसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और स्वाद बढ़ता है, लेकिन संकट की स्थिति में यह निर्भरता नुकसान भी पहुंचा करती है, जैसे कोविड-19 के समय सप्लाई चेन बाधित होना। क्वेश्चन नंबर 18 है, यथार्थवाद के प्रमुख विचारकों के नाम लिखना अपने को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन है? सबसे हो जाएगा थ्यूसिडाइडिस, जो कि पेलोपोनेशियन युद्ध का विवरण करता है। निकोलो मैकियावेली, ये सत्ता और व्यवहारवाद पर बल देता है। थॉमस हॉब्स अराजकता और राज्य की अवधारणा पर बल देता है। आगे आ जाएगा हॉस मार्गेताऊ, जो कि आधुनिक यथार्थवाद का प्रवर्तक है, राष्ट्र हित और शक्ति पर बल देता है। केनेथ वाल्टज, जो कि उत्तर यथार्थवाद के संस्थापक हैं, और इन विचारकों ने यथार्थवाद को गहराई और सिद्धांतिक आधार पर प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून वह नियमों का समूह है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को विनियमित करता है, और इसमें संधियाँ, समझौते, प्रथाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके 60 जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसकी भूमिका है कि देशों के व्यापार को नियंत्रित करना और युद्ध के नियम तय करना, समुद्री सीमाएं, मानवाधिकार, शरणार्थी जैसे विषयों को संचालित करना। हालांकि इसकी बाध्यता सीमित होती है, क्योंकि कोई वैश्विक पुलिस बल नहीं है, फिर भी ये नैतिक और वैधानिक दबाव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों करना हमारे लिए ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें वैश्विक राजनीति, युद्ध और शांति, कूटनीति, व्यापार, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को समझ देता है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज के युग में जब हर एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, ये जानना जरूरी है कि विभिन्न देश कैसे कार्य करते हैं और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चलती हैं। भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? भारत की विदेश नीति आजकल बड़ी चर्चा में रही है, जैसी भी है ठीक है। ये विषय यूपीएससी, नेट, पीएससी जैसी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण और वैश्विक नागरिक बनने के लिए सहायक है। अब देखते हैं सेक्शन 1 से 10 क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन है। थोड़ा इनको क्वेश्चन जल्दी देखेंगे, क्योंकि दीर्घ अपने वालों आपको इस क्वेश्चनों को जरूर जल्दी से जल्दी आप 2 की स्पीड में, ऐसे 20 स्पीड में देख लेना। तो मैं आज जल्दी आपको करवा लेता, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम अपने पास कम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप और महत्व और विशेषताओं का वर्णन करना अपने को। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, और अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे जो लघु अर्थ में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैं करवा लूँगा आपको सारे के सारे। ये आप दीर्घ उत्तर वाले इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना वहाँ से। और आपको पीडीएफ वगैरह, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सारी की सारी। ये तो ये इसके पीडीएफ है, क्योंकि मैं सारे दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन करवा नहीं पाऊँगा, क्योंकि फिर क्लास 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2 है, शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रकारों की व्याख्या करनी है आपको, और इसकी ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें यहाँ से। और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जहाँ कमेंट बॉक्स में जाओगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा ज्वाइन पीडीएफ टेलीग्राम, तो वहाँ पे एक लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करना है और आपको, और फिर वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने आप पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन है, यह 3 है, यथार्थवाद सिद्धांत। आप ये क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट, यथार्थवाद सिद्धांत। और आगे आप देखते हैं, यथार्थवाद हो गया, और ये है आदर्शवाद और यथार्थवाद, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो 5सा क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्यवस्था करनी। इसकी व्यवस्था क्या है? शक्ति संतुलन वह शक्ति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक राज्य की शक्ति को अन्य राज्य सरकार द्वारा संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई राज्य अत्यधिक शक्तिशाली न हो। इसके लिए केंद्र सरकार होती है, जो कि राज्यों पर अपना नियंत्रण बना के रखती है। एक बात राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने बात बताई कि केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर केंद्र मजबूत नहीं है तो राज्य आपस में बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हो आजकल क्या राज्यों के अलग अलग मांगें उठ रही हैं। तो अब इस क्वेश्चन की सारी पीडीएफ आपको, अब सेक्शन बी है, टॉपिक हमारा दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मुद्दे। लघु उत्तर वाले प्रश्न है, 1 से 20 क्वेश्चन है, आपको 2 शब्दों में देना है। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप।
क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी आप PDF से ही देख लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब और क्यों की गई? यूएनओ की स्थापना क्यों की? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक शांति की स्थापना करना। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब इसलिए। 24 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की बाद हुई थी किसकी स्थापना? यूएनओ की। यूएनओ की पूर्व होती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1945 को। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक शांति बनाए रखना, सारे के सारे मतलब विश्व के अंदर वैश्विक शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और युद्धों को पुनरावृत्ति को रोकना। और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य स्पष्ट किए गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रों के बीच मित्रता को प्रोत्साहित करना। ये संस्था 51 संस्थापक देशों से शुरू की थी और आज लगभग 193 देश के सदस्य हैं। यूएनओ के सदस्य कितने हैं? 193, 193। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की संरचना बतानी है अपने को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 है, पार्लियामेंट मेंबर। इसके अंदर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। किनको है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को। अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट, इन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। जैसे सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर निर्णय लेता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए बाध्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद की आलोचना करनी है अपने को। सुरक्षा परिषद की आलोचना कीजिए। सुरक्षा परिषद की कई आलोचना करनी है अपने, कर सकते हैं। तो असमान संरचना, केवल 5 देशों को वीटो का अधिकार देना अन्य देशों के लिए अनुचित है। और विकासशील देशों की अपेक्षा भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों की अस्थायी सदस्यता नहीं मिलना। पक्षपात निर्णय करना, वीटो का दुरुपयोग करके कई जरूरी प्रस्तावों को रोक दिया गया है। सुधारों के 1945 की संरचना आज वैश्विक वास्तविकता को नहीं दर्शाती है, इसलिए इस पुनर्संरचना लोकतंत्र की मांग की होती रही है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध, कोल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1947 से 1991 तक चला एक वैश्विक राजनीतिक और सैन्य संघर्ष था। यह युद्ध इस युद्ध को ठंडा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दोनों पक्षों ने सीधे युद्ध नहीं किया था, बल्कि आर्थिक प्रतिबंध, हथियारों की होड़, जासूसी, क्षेत्रीय युद्धों जैसे प्रॉक्सी वार्स का सहारा लिया गया। एक अमेरिका पूंजीवाद, लोकतंत्र का समर्थन नहीं था, वहीं सोवियत संघ समाजवाद और अधिनायकवाद का था। इसका अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शीत युद्ध का प्रभाव बताना अपने को। शीत युद्ध का प्रभाव बताइए। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को कई तरह से प्रभावित किया। शीत युद्ध, इसके अंदर 2 ध्रुव हो गए, 2 ध्रुवीय युद्ध थे। अमेरिका और यूएसएसआर 2 महाशक्तियाँ बन गई थी। हथियारों की होड़ लगने की, परमाणु हथियार मिसाइलों का विकास हुआ। गुटीय राजनीति एंड नाटो और वर्षा संधि जैसे सैन्य गुट बने। और निर्गुट आंदोलन का उद्देश्य भारत जैसे देशों ने तटस्थ रहने का रास्ता चुनना। स्थानीय युद्ध, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष टकराव नहीं होने और परोक्ष पर युद्ध हुए। निर्गुट आंदोलन नियम क्या है? NAM, निर्गुट आंदोलन एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना उन देशों से की गई जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट अमेरिका या यूएसएसआर में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसकी औपचारिक स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना और विकासशील देशों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां लिखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां लिखनी है अपने को। यूएनओ ने विश्व में शांति और विकास जैसे कई कार्य किए थे। कोरिया, कांगो, सूडान आदि में शांति सेना भेजना, उपनिवेशवाद समाप्त करने में मदद करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे संगठनों के जरिए वैश्विक सेवा देना, सतत विकास के लक्ष्य SDG निर्धारित करना, गरीब देशों को तकनीक और आर्थिक सहायता देना। यूएनओ के प्रमुख अंगों के नाम लिखना पड़ेगा। यूएनओ के प्रमुख अंग कौन से हैं? महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब आगे 3 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक परिषद, इकोसोक, ट्रस्टी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटरीज। प्रत्येक अंग की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग और शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता जैसे अभिव्यक्ति आदि से संबंधित होते हैं। तो अब देखते हैं 1948 में यूएनओ ने महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। यूएसडीआर को स्वीकार किया था। यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग और आदि से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जितने भी मॉडल पेपर आएंगे सबसे पहले आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मानव अधिकारों की सुरक्षा में यूएनओ की भूमिका क्या है? मानव अधिकारों की सुरक्षा में यूएनओ की भूमिका। यूएनओ ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। यूएसडीएसआर 1948 की घोषणा की गई थी। मानव अधिकार आयोग, अब मानव अधिकार परिषद की स्थापना हो गई। और शरणार्थी अधिकारों की रक्षा, महिला, बालक और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की विशेष घोषणाएं। बाहर से कई देशों में मानव अधिकार मिशन भेजे गए। पर्यावरणीय संकट क्या है? ये हमने पहले देख चुका है सेकंड पार्ट के अंदर, तो आप पीडीएफ में आप ज़रूर देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जलवायु परिवर्तन क्या है? तो क्लाइमेट चेंजेज। जलवायु परिवर्तन कहते हैं कि मानव जनित क्रियाओं जैसे ग्रीन हाउस गैसें, उद्योग, जंगलों की कटाई कारण पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन आना। इसके परिणाम स्वरूप बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, सूखा, बाढ़, तूफान आदि बढ़ रहे हैं। और पेरिस समझौता 2015 इसी दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 के अंदर। आतंकवाद क्या है? हमने पहले देख चुके हैं। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। यूएनओ आतंकवाद से कैसे निपट रहा है, ये थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। यूएनओ आतंकवाद से कैसे निपट रहा है? यूएनओ ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति अपनाई है। आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए एपीटीएफ जो कि पाकिस्तान के अंदर कई वहाँ के आतंकवादी जो इलाके हैं उन पर नियंत्रण प्रक्रिया एपीटीएफ, जो कि ये अमेरिका की एजेंसी है। अमेरिका बोलो या यूएनओ बोलो। आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करना और सदस्य देशों को सशक्त बनाना और शांति सेना और मध्यस्थता के जरिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करते हैं कि पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि। इसका प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें CO2 और CS4। ग्रीन हाउस गैसें जैसे आजकल जब बरसात होती है तब सबसे पहले हमें बरसात के फर्स्ट और सेकंड बारिश उसके अंदर नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें, जब ग्रीन हाउस गैस का पानी होता है जो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचता है, तो इसलिए हमें नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इस पर उससे हमारी बॉडी पे दाग वगैरह हो सकते हैं। इसलिए हमें नहीं नहाना चाहिए। उसके अंदर जहरीली गैस वगैरह होती है। इसके कारण क्या कि बर्फ़ पिघल जाती है, समुद्री जल स्तर का बढ़ना होता है, मौसमी असंतुलन होता है, कृषि उत्पादन में गिरावट आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लासगो सम्मेलन का महत्व बताइए। COP26 ये आप देख लेना पीडीएफ के अंदर क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी? यूएनओ है, WTO और WSO। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रहे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक शांति। और ये क्या करते हैं? मतलब ये पूरे ऑल इंडिया विश्व के अंदर होते हैं सारे के सारे। ये वैश्विक संस्थाएं होती हैं, क्या करती है कि सारे देशों पर नियंत्रण रखती हैं। का कोई भी देश के अंदर जब प्रॉब्लम होती है, जैसे WSO, कई देश के अंदर बड़ी बीमारी आ जाती है, WSO अपनी टीम भेजने में सबसे आगे रहता है। WSO की भूमिका ये क्वेश्चन आ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WSO की और यूएनओ एक एजेंसी ऐसी एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को भी निर्धारित करती हैं, जैसे कि टीकाकरण कार्य में, महामारियों की रोकथाम है, स्वास्थ्य संबंधी शोध है, कोविड-19 महामारी के दौरान मार्गदर्शन और सहायता। यूनेस्को का कार्य क्या होता है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की सुरक्षा करना, शिक्षा की सार्वभौमिकताकरण की दिशा में कार्य करना, विज्ञान और तकनीकी सहयोग करना और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना। आप द माइंड जी के हमारा चैनल है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें। तो यूनिसेफ यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब सेक्शन बी है, ये इसके अंदर लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो ये आप सारे के सारे पीडीएफ देख लेना क्योंकि पीडीएफ मेरे पास बहुत बड़ी है। इसके अंदर कम से कम 50 पेज हैं, तो इसलिए मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो इसके अंदर आप पीडीएफ के अंदर देख लेना, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। और क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेना। मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो सारे के सारे ऊपर बता दिए। अब के अंदर क्वेश्चन यही है जो क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NMA की भूमिका वर्णन करना है अपने को। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो।
ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको मॉडल पेपर में डाल देंगे, जो कि टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल पेपर है के अंदर है। अभी हो जाएगा पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये क्वेश्चन आपके ये टॉपिक लगता है आपके BA थर्ड ईयर के अंदर PS 06 के अंदर। ये आप सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप। ये सारे के सारे आप टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपना अगले वीडियो के अंदर। उसके अंदर आगे वाले वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ये भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आप जब भी एग्जाम दे के आएगा तो पेपर को जरूर देखा करो, कौन से क्वेश्चन आए कौन से क्वेश्चन नहीं आए। मैंने जितने भी मॉडल पेपर करे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए, सारे के सारे। तो सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लास्ट के अंदर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि टाइपिंग के अंदर टाइम लगता है। तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को, और मॉडल पेपर सारे के सारे आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और आप चैनल को ज़रूर शेयर कर लेना। आप जो भी भाई बहन आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो भी हो, तो यहाँ से आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको सारे के सारे असाइनमेंट फ्री मिल जाएंगे, सारे के सारे असाइनमेंट सॉल्यूशन फ्री मिल जाएंगे। BA फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, BSc हो, MS, सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।